हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। बच्चों, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं और ये आप ही के डाउट्स हैं जो आपने टेलीग्राम ग्रुप्स में भेजा है। मैं बात कर रहा हूं नवोदय अल्फा और सैनिक अल्फा बैच में जो भी डाउट्स आ रहे हैं उनके कुछ सवाल, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में या फिर सैनिक की अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको मैं लेकर के आया हूं। वीडियो को पूरी देखना, कंप्लीट देखना, डाउट आपके सारे बिल्कुल क्लियर होंगे। बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चंस लेके आया हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो है, अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा अगला बैच नवोदय के लिए जो कि नवोदय अल्फा बैच 2 है, ये बैच 2 है जो कि स्टार्ट हो रहा है 15 मई से। 15th ऑफ मई से वी आर स्टार्टिंग द बैच नवोदय अल्फा 2 जो कि नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन करवाता है। 1 ईयर कंप्लीट कोर्स है ये, यानी कि आपको 8 महीने के अंदर अंदर कोर्स कंप्लीट करके दे दिया जाएगा, बट स्टिल यू विल हैव एक्सेस ऑफ द कोर्स टिल मतलब 1.5 साल तक आपके पास एक्सेस रहेगा कोर्स का। तो काफी लंबे समय तक हम लोग आपके साथ रहेंगे अगले आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में, यानी कि जो 2024 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप उसको टारगेट कर रहे हैं 2024 के JNVST को, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। 1799 रुपए अभी ये बैच की प्राइस है, यानी कि 200 रुपए की आपको विशेष छूट अभी दी जा रही है। 15 तारीख के बाद इस बैच का प्राइस हो जाएगा 1999, यानी कि 2000 रुपए। तो 15 तारीख से पहले पहले आप जरूर से इस बैच में एनरोल कर लें। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पे आप पूछ सकते हैं इस बैच के बारे में। इसमें देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे और इसके साथ आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो पाए और आपके वीकली टेस्ट लिए जाएंगे ताकि आपके परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया जा सके कि आप स्टेप बाय स्टेप, दिन बाय दिन, दिन प्रतिदिन कितना बढ़ रहे हो, किस तरह से सीखते हुए चल रहे हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्षा द्वारा भेजा गया है क्वेश्चन। देखो, ये क्लियरली दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख लिया है। 1 लाख में कितने मिलियन होते हैं? बहुत सिंपल सा सवाल है बेटा, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां पे पूछा गया है 1 लाख में कितने मिलियन होते हैं और बहुत सारे बच्चे रटे रटाए तोते हैं, वो क्या बोलते हैं कि 10 मिलियन। बेटा, ये गलत क्यों कर जाते हो जरा समझो। हम ये उल्टा सवाल पूछ दिया है। हमें पता है कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ये बात क्लियर है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन जब उल्टा क्वेश्चन पूछ दे बेटा तो इसका आंसर होगा 0.1। मैं कैसे होगा मैं समझाता हूं, इसको ध्यान से समझना। देखो, हमने आपको बताया था बेटा कि नंबर सिस्टम हमारे, एक मिनट जरा रुकना, ये थोड़ा मुझे सेटिंग चेंज करना पड़ेगा आई थिंक। रुक जाओ, जस्ट गिव अ मिनट। हाँ, अब ठीक है। तो बेटा, हमने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि संख्या पद्धति हम लोग 2 प्रकार की पढ़ते हैं। पहला वाला इंडियन और दूसरा वाला हमारा क्या है बेटा, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। ये 2 प्रकार के नंबर सिस्टम है, अंतरराष्ट्रीय और भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति में अलग लिखते हैं, इंटरनेशनल वाले में अलग लिखते हैं और उनका कंपैरिजन भी मैंने आपको बताया था। जैसे कि अगर मैं इंडियन में लिखूं यहां पे तो मैं लिखूंगा इकाई। एक मिनट, थोड़ा सा इसको कर लें दो कम। देखो, मैं लिखूंगा बेटा इकाई, कुछ ज्यादा ही कम हो गया, एक मिनट जरा रुकना। इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा यानी कि 100 और फिर 1000, फिर जो बेटा 10,000 और फिर हमारा आ जाता है लाख, फिर 10 लाख और फिर करोड़ आ जाएगा, है ना। ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम हो गया। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल में लिखते हैं तो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं समझना। इकाई की जगह पे तो इकाई ही रहता है, दहाई की जगह पे दहाई, सैकड़े की जगह पे सैकड़ा, 1000 की जगह 1000, 10,000 की जगह 10,000। लेकिन चेंज यहां पर होता है। देखो बेटा, लाख की जगह पे हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखते हैं 100,000। क्या लिखते हैं बोलो? 100,000 लिखते हैं। और 10 लाख की जगह पर हम लोग लिखते हैं 100,000 के बाद यहां पे आ जाता है मिलियन। मिलियन, समझ रहे हो। अगर मैं इसको अंकों में लिखूं तो देखो कितनी आसान सी बात है कि ये इकाई का मतलब 1 हो गया, दहाई का मतलब 10, सैकड़े का मतलब 100, 1000 का मतलब 100 हो गया, 10,000 का मतलब 1 के आगे 4 0 हमारा हो गया, लाख का मतलब 1 के आगे 5 0 हो गया और 10 लाख का मतलब 1 के आगे 6 0। ठीक है, तो हमें बात ये याद रखनी है बेटा ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, ये जो 10 लाख है
वो बराबर होता है 1 मिलियन के। 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एक चीज और सुनो कि 1000 से हम शुरू करते हैं, तो 1000 में इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं, 1000 में हो गए 1 के आगे 3 जीरो, ठीक है। फिर अगर मैं मिलियन में चले जाऊं, मिलियन आगे बढ़ जाऊं मैं, तो 1 के आगे 6 जीरो, 3 जीरो बढ़ाते चलना बेटा, 6 जीरो। उसके बाद मैं बिलियन पे चलता हूं, बिलियन, तो 1 के आगे 9 जीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रिलियन पे चला आऊं, अगर ट्रिलियन, तो 1 के आगे कितना जीरो बेटा, 12 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको तुम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे जरा समझो। अगर इसको कई बार आ जाता है ना एग्जाम में कि इसको पावर के रूप में लिखो, तो पावर के रूप में ध्यान रखना कि 1000 का मतलब हुआ 10 पे पावर 3, 3 पावर, क्यों, क्योंकि 3 जीरो है यहां पे। मिलियन का मतलब हुआ बेटा 1 2 3 4 5 6 जीरो है, यानी कि 10 टू द पावर 6। बिलियन का मतलब हुआ 3 3 6 3 9 जीरो है, यानी कि 10 टू द पावर 9। और ट्रिलियन का मतलब क्या हो गया, 1 2, ये 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि 10 टू द पावर 12। समझ रहे हो। तो अगर आप पावर के रूप में देखोगे ना, तो 3 पावर 6 पावर 9 पावर 12 पावर, यानी कि 1000, उसके बाद से आपका आ गया मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ठीक है, कर लोगे। तो कहीं भी सवाल आपसे पूछ दे बेटा कि कितने जीरोज होते हैं, मतलब 1 बिलियन को लिखो, तो आपको सीधा दिमाग में रखना है कि 10 टू द पावर 9, 9 का मतलब है कि ये 9 जीरो होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब बात समझना, यहां पे हमने ये देखा, क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया बेटा, 2 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी मिलियंस आर देयर इन 1 लाख, यानी 1 लाख में कितने मिलियन होते हैं। जबकि हमने अभी देखा भाई कि 10 लाख में 1 मिलियन होता है, यानी बात समझना, हमसे ये कह रहा है कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन है कि नहीं बेटा। तो अगर मैं 1 लाख की बात करूं, तो मुन्ना ये बात समझना कि ये जो 10 है वो इधर जाकर के भाग हो जाएगा इसका, यानी 1/10 हो जाएगा। 1/10 का मतलब 0.1 मिलियन हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, स्टार्टिंग में मैंने तुमको बताया था कि 0.1 ये वाला हमारा आंसर आएगा। अब कैसे आया, रिलेशन समझ में आ रहा है दोनों के बीच का। एक है इंटरनेशनल सिस्टम, दूसरा है हमारा इंडियन सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में अलग लिखते हैं, 3 के बाद कॉमा लगता है, हमेशा की बात है। इंडियन नंबर सिस्टम में पहले हम लोग 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हर एक 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाते हुए चले जाते हैं। ये है मेजर डिफरेंस, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों नंबर सिस्टम में, इन दोनों संख्या पद्धति में, समझ रहे हो। उसके बाद से 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला ये कॉमा वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपका हो गया कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, इस चीज को ध्यान रखना। और ये वाला जो हमने पैटर्न आपको बताया कि 3 जीरो बढ़ते जाता है, उसके बाद ये यूनिट बढ़ते जाती है, जैसे 1000 3 जीरो, मिलियन 6 जीरो, बिलियन 9 जीरो, ट्रिलियन देयर विल बी 12 जीरो, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे, क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, ये जो सवाल है ध्यान से पढ़ना इसको। ये सवाल बेटा आपके नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ था, इस बार का सवाल है, ये 2023 का। अभी जो 2023 में एग्जाम हुआ, 2023 का एग्जाम अभी हुआ ना, 29 अप्रैल वाला एग्जाम बेटा, तो 29 अप्रैल वाले एग्जाम में ये सवाल आया हुआ था। ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये मैंने अपने क्लासेस में करा रखा है बेटा। अच्छे सवाल है, ऐसे सवाल हम लोग करते हैं क्लासेस सारे। ये कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मैं तो कह रहा हूं मैथमेटिक्स का पेपर उठा के देख लो, और लेक्चर्स के डीपीपी सारे अगर तुमने किए हैं बेटा, अगर सारे लेक्चर बहुत ही शिद्दत के साथ बहुत अच्छे से सॉल्व किए हो, तो कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो पढ़ाया हुआ नहीं आया हो। हर एक क्वेश्चन हमने पढ़ा है, एक एक चीज पढ़ा है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कराए हैं। तो देखो, इसमें यह कह रहा है कि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है। अब देखो यहां पे कॉमा लगा हुआ है, यानी कि ये एक ग्रुप हो गया और ये अपना एक ग्रुप हो गया बेटा, और ये एक ग्रुप हो गया, समझ रहे हो। तो हमारे पास 3 ग्रुप है कुल मिलाकर के, ये पहला, दूसरा और तीसरा, 3 ग्रुप है। तीनों का आपको क्या कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक निकालिए। अब इसको थोड़ा सा लिखते हैं बेटा, दूसरे पेज पे लिखते हैं, अच्छे से करेंगे इसको। ये सवाल बड़ा अच्छा है। 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, 5 पे 5, 2 2 3 3 5 5। अच्छा, तो 2 2 3 3 और 5 पे पावर 5। इसके बाद क्या है, 2 3 3 2 5 2 और 7, 2 3 3 2 5 2 और 7 है। इसके बाद है हमारा 2 4 3 4 5 7 2 13, 2 4 3 4 5 7 2
13। तो ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ये सब मल्टीप्लाई है, सब गुणा है यहाँ पे। 3 नंबर, पहला नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये नंबर ये बेटा, इसको अलग अलग मत समझना तुम, है ना। ये एक ग्रुप एक संख्या को डिनोट करता है, एक संख्या को निरूपित करता है। ये दूसरा ग्रुप जो है वो दूसरे नंबर को डिनोट करता है, ये दूसरे नंबर को निरूपित करता है, समझ रहे हो। तो वी हैव 3 नंबर्स, ये 3 ग्रुप है हमारे पास, 3 नंबर हैं। मसा निकालने के लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि सेलेक्ट स्मॉलर पावर, मतलब हमें छोटे पावर को सेलेक्ट करना होता है जो कि कॉमन हो। एक मिनट बेटा, हाँ ठीक तो है। तो छोटे पावर को हमें सेलेक्ट करना होता है जो कि कॉमन हो। जरा देखो यहां पे क्या क्या संख्याएं यूज हुई हैं बेटा, देखना। जैसे 2 इधर है, ठीक है, इधर 3 है, इधर 5 है, यानी एक बार तो 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है ना। उसी तरीके से इसमें देखें तो 7 यूज हुआ है, इसमें देखें तो 13 अलग से यूज हो गया। तो कहने का मतलब बेटा ये जो 7 है वो सिर्फ यहां पे है। 7 इस लाइन में कहीं आपको दिख रहा है? कहीं नहीं है। क्या 13 जो है इसमें और इसमें दिख रहा है? नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि 7 और 13 को तो हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि कॉमन होना चाहिए। पहले वाले में कॉमन, दूसरे में कॉमन, तीसरे में कॉमन। अगर तीनों में कॉमन है तब जाकर के हम ये मानेंगे बेटा कि मसा में उसको काउंट किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। अब ये कॉमन तो है नहीं बेटा, तो जरा देखो इसको कैसे करेंगे। 2 के पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 4 है, तो छोटा पावर ये वाला है भाई, इसको सेलेक्ट कर लो। 3 के पावर 3 है, 2 है, 4 है, तो पावर सबसे छोटा ये है, 3 के पावर 2 सेलेक्ट कर लो। 5 के पावर, अगर यहां पे कुछ नहीं लिखा है मतलब हम लोग 1 मानेंगे यहां पे, है ना। तो 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 5, तो सबसे छोटा पावर कौन सा है? ये वाला पावर है, सेलेक्ट कर लो 5 पे पावर 1, ठीक है। 7 पे पावर 2 है, यहां पे 7 पे पावर 1 मानेंगे, इधर 7 है ही नहीं कहीं, यानी इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि तीनों में होना जरूरी है। ये 2 में तो है इधर, लेकिन इधर नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ अगर इन दोनों में है, इधर है नहीं है, तो बात नहीं बनेगी बेटा। बात समझ रहे हो? तीनों में होना जरूरी है। ये यहां पे 2 है, तीनों में है, 3 भी तीनों में है, 5 भी तीनों में है, और हम सबसे छोटा छोटा पावर सेलेक्ट करेंगे। तो 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 1। अब ये जो बनाना, ये हमारा आगे बेटा HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। गॉट इट? ये बेटा हमारा आ गया महत्तम समापवर्तक। 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1, तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 हमने लिख दिया क्या? 2 के, एक मिनट, अरे यहां हमने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया। ये 2 के पावर 2 है ना, इधर 2 आएगा। 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 5, ये वाला डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, चलो। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे? सबसे पहले पावर देखोगे। सबसे पहले तो ये देखोगे कि क्या कॉमन है। 2 कॉमन है ना, यहां भी 2, यहां भी 2, इधर भी 2, इधर भी 3, इधर भी 3 और इधर भी 3, यहां 5, यहां 5, यहां 5, ठीक है। यहां 7 तो है पर इधर 7 नहीं है, इधर 13 है पर इधर और इधर 13 नहीं है। यानी कि जो कॉमन होगा सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब उसको सेलेक्ट कर लिया, बस हो गया काम हमारा, बन गया। देखो तो ये आंसर हो गया हमारा। अगला सवाल ये करना है, एक बच्चे का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, मतलब एक रीजनिंग का सवाल है। इसको मैथमेटिकल सवाल क्या ही बोलेंगे, दिस इज काइंड ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसमें बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ कि हो क्या रहा है। यहां पे कह रहा है कि यदि 5, 6, 7, 8, 9 इज इक्वल टू 35, दिख रहा है आप सभी को? पक्का क्लियर? देखो 5, 6, 7, 8, 9 इज इक्वल टू 35, 3, 4, 5, 6, 7 इज इक्वल टू 25। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि 0, 2, 3, 4, 5 की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा जब ध्यान से देखोगे ना तो आप ऐसे, आप पहले प्लस से शुरू करो, प्लस माइनस गुणा भाग, ये सब अरिथमेटिक ऑपरेशन कुछ ना कुछ करके शुरू करो। रीजनिंग के इस तरह के सवाल आते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन प्लस और गुणा से बन जाते हैं। तो अगर आप इसको जोड़ने की कोशिश करोगे बेटा, देखो 5, 6, 7, 8, 9, तो 5 + 6 + 7 + 8 + 9, टोटल कितना हो रहा है बताना? 6, 5, 11, 11, 7, 18, 18, 26, 26 और 9 हो गया 35। बोलो बेटा बात सही है? इन सबको आपस में जोड़ो तो 4, 3, 7, 5, 12, 6, 18, 18 और 7 कितना हो गया?
25 हो गया। यानी इनको आपस में जोड़ोगे बेटा 3 + 4 + 5 + 6 + 7, तो ये कितना हो जा रहा है 25। तो इनको भी आपस में जोड़ लो ना, जोड़ो जरा, 0 + 2 + 3 + 4 + 5, सबको जोड़ लो बेटा आपस में। तो 0 2 3 4 5, ठीक है, 0 2 3 4 5 कितना हुआ बेटा जरा देखो, 2 3 5 4 9 5 14 हो गया, 14 बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 5 4 9 3 12 2 14। आसान सवाल है। रीजनिंग के सवालों में हम लोग ऐसा ही करते हैं कि सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस से शुरू किया हमने, प्लस माइनस गुणा भाग, जिसमें भी सेटिस्फाई कर जाए। कई बार तो ऐसा होगा ना कि दो संख्याओं में प्लस का ऑपरेशन हो रहा है, दो संख्याओं में गुणा का ऑपरेशन हो रहा है, और फिर दोनों का अंतर निकल जा रहा है, तो वो हाई लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपके एग्जाम में तो कम से कम नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन ये सिंपल से रीजनिंग के क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, सो डोंट वरी अबाउट दिस बेटा, ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। आ जाओ एक और सवाल, बहुत अच्छा सवाल। अच्छा कई सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं बेटा, सारे क्वेश्चन करेंगे। ये देखो, इसको जरा करते हैं। ये एक हमारे टेस्ट का ही क्वेश्चन है एक, ये जिस तरह से ये वो दिख रहा है, क्या बोलते हैं इंटरफेस उसका, ऐसा लगता है कि टेस्ट का ही, हाँ टेस्ट का ही तो है बेटा, अपने टेस्ट का ही क्वेश्चन है। तो इस बच्चे ने गलत कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट भेजा, देखो वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको क्लियरली ये दिखे। कह रहा है कि आलोक और रजनी की आयु का योग 42 वर्ष है, 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 8 संबंधी 7 था, तो रजनी की उम्र कितनी है? द सम ऑफ एज ऑफ आलोक एंड रजनी इज 42 years. 6 years ago the ratio of their ages was 8:7. Find the age of रजनी। ठीक है, आलोक और रजनी दो बंदों के बारे में बात हो रहा है बेटा, दो लोगों के बारे में, एक आलोक है दूसरी रजनी, ठीक। क्या कह रहा है आपसे कि अभी उनके आयु का योग 42 है, मतलब अगर इन करेंट सिचुएशन अगर मैं अभी उनके आयु को जोड़ लूं तो वो 42 आएगा। लेकिन अगर मैं 6 साल पहले जाऊं, आज की बात नहीं कर रहा, ये 6 साल पहले की बात कर रहा, कि अगर तुम पास्ट में जाओ 6 साल पहले जाओ तो इनके जो उम्र का अनुपात था वो कितना था? 8:7 था, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे बेटा, ऐसा करते हैं, अभी इनकी आयु कितनी है? आयु का योग 42 है, और 6 साल पहले अनुपात 8 संबंधी 7 था। तो एक काम करते हैं ना, हम सबसे पहले 6 साल पुरानी बात करते हैं। 6 साल पहले की अगर हम बात करें, 6 years ago, 6 साल पहले की बात करें बेटा, तो दो बंदे हमारे पास, आलोक है और रजनी है, ठीक है। तो आलोक इधर लिखो, आलोक, और इधर लिखो रजनी, दो लोग हैं हमारे पास, आलोक रजनी। आयु का अनुपात जो है 8 संबंधी 7 है। ये 6 साल पहले अभी की बात नहीं हो रही है, 6 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो आलोक को हम कहेंगे भाई, आलोक की उम्र 8x और रजनी की उम्र 7x। ये 6 साल पहले बेटा, ठीक है। चूंकि रेशियो है इसलिए हमने x दोनों में लगा दिया, ऐसा करना है रेशियो वाले सवाल में। अच्छा, अब ये कह रहा है कि अभी जो है ना उनकी आयु का योग 42 है। अच्छा, ये तो बेटा 6 साल पहले की बात है ना, क्या ये अभी की बात है? ना मास्टर, अभी की बात तो नहीं है। यानी अगर मैं अभी की बात करता हूं करंट सिचुएशन में, तो इसकी उम्र भी 6 साल बढ़ जाएगी, क्लियर बात है। इसकी उम्र भी 6 साल बढ़ जाएगी, भाई दोनों की उम्र 6 साल साथ साथ बढ़ेगी ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये जो है छोटा ही रहेगा उम्र में और ये बढ़ता चला गया, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो उम्र दोनों की बढ़ेगी, यानी कि +6 हो गया और यहां पे भी +6 हो गया बेटा, ठीक है। अब जो है अभी का कंडीशन अगर मैं कहूं, अगर मैं अभी की कंडीशन की बात करूं, तो प्रेजेंट सिचुएशन में 8x + 6 इसकी उम्र हो गई, 7x + 6 इसकी उम्र हो गई। तो दोनों की उम्र हमारे पास आ गई बेटा, ठीक बात है। अब देखो, अब क्या करना है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों की उम्र का योग जो है 42 वर्ष है। तो अगर मैं इसको और इसको जोड़ना चाहूं तो योग कितना होगा बेटा? समीशन बताना, समीशन कितना होगा? 8x + 6 और +7x + 6, ठीक है। तो ये समीशन हो गया। 8x और 7x मिला करके x को आपस में जोड़ लो, तो 8x और 7x मिला करके कितना हो गया? ये हो गया 15x हो गया बेटा। 6 और 6 मिला के कितना हो गया? 12 हो गया, बोलो। यानी अभी कितनी उम्र हो गई बेटा इनकी? 15x + 12। और क्वेश्चन के हिसाब से ये कह रहा है भाई यही तो 42 है,
क्वेश्चन यही तो कह रहा है ना, क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा है बेटा कि 42 साल जो है इनकी उम्र का योग है। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में 15x प्लस 12 है, जो कि 42 के बराबर होना चाहिए। क्या कहा मैंने बेटा? 42 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अभी जो है उनकी उम्र का योग कितना है? 15x प्लस 12 मतलब 42 के बराबर होना चाहिए। 12 इधर जाकर के घट जाएगा तो 15x इज इक्वल टू 14 माइनस 12, तो 15x बराबर बेटा ये 30 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो आप देखो 15 से काट दिया, 15 दूना 30, यानी कि x इज इक्वल टू 2, है ना। लेकिन दिस इज नॉट आर आंसर, x की वैल्यू आई है 2, ये हमारा आंसर नहीं है। हमसे क्या पूछा है बेटा? हमसे सवाल क्या पूछा है? सवाल लास्ट में क्या किया है कि रजनी की उम्र कितनी है? रजनी की बेटा उम्र कितनी है, अभी की बात कर रहा है, कितनी थी की बात नहीं कर रहा। अगर आपसे ये कहता कि रजनी की उम्र कितनी थी तो वो 6 साल पहले की बात कर रहा है, लेकिन ये अभी की बात कर रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहा है ना। इसका मतलब ये है कि रजनी की उम्र कितनी है। अगर अभी की बात करें बेटा तो रजनी की उम्र जो है वो अभी के हिसाब से है 7x प्लस 6। देखो ये अभी की उम्र है रजनी की, है कि नहीं। x की वैल्यू आई है 2 बेटा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग x की जगह पे 2 रखें तो 7 दूना 14 प्लस 6 कितना हो गया? 14 प्लस 6 20 हो गया बेटा। x की जगह पे हमने रख दिया 2, तो 7 दूना 14 और 6 हो गया 20, है ना। 14 और 6 20, यानी कि रजनी की अभी की प्रेजेंट सिचुएशन में रजनी की उम्र कितनी है? 20 साल, ठीक है। अभी की उम्र रजनी की हो गई बेटा 20 साल। बात समझ रहे हो? तो यहां पे अपना डी ऑप्शन सही आ जाएगा। अब देखो इस बच्चे ने 16 टिक किया था जो कि गलत हो गया था, तो आई होप कि बेटा आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्यों ये गलत था आपका आंसर, ठीक है। इस तरह के सवाल कर लोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जरा क्वेश्चन सुनो बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये जरा करो, करने की कोशिश करो तुम लोग। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या। प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या हुआ बेटा? नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक, प्राकृत कह दे, प्राकृतिक कह दे, ये एक ही बात है, इसमें कोई अलग से मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या यानी नेचुरल नंबर्स की संख्या आपसे पूछ रहा है। अच्छा, अगर आप 0 से स्टार्ट करो, नेचुरल नंबर्स पूछा तो बेटा 1 से स्टार्ट करो, ठीक है। 1 से लेकर के 9 तक ये सभी एक ही अंकों की संख्या है, यानी कि 2 अंक तो नहीं है इसमें, एक ही अंक है पर्टिकुलर, ठीक है। 10 से हमारा स्टार्ट होता है बेटा 2 अंकों वाली संख्या, और ये खत्म होता है 99 पर, क्योंकि 99 के बाद आ जाता है 100, और ये जो 100 आया ये 3 अंकों की संख्या है। ये बेटा 3 अंकों की संख्या है 100, ठीक है। और ये 99 2 अंकों की संख्या है। स्टार्ट हुआ कहां से? 10 से। खत्म हुआ कहां पे? 99 पे। यानी कि ये 10 से पहले वाली जितनी संख्या है ना, इनको माइनस कर दो, तो 99 में से ये 9 माइनस कर दो बेटा। 1 से लेकर के 9 तक कितनी संख्याएं हैं? 9 है, तो 99 माइनस 9 दिस विल बी इक्वल टू 90। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी हो गई बेटा? 90 हो गई, ऑप्शन बी, ठीक है। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या जो है दैट इज 90, दैट विल बी 90, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। गॉट इट बेटा? चलो, आई होप कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे, इस लेक्चर को। इस बच्चे ने तो पूरी किताब ही पूछ ली थी कि मास्टर सब बताएगा। अरे बेटा कुछ शर्म करो, कुछ खुद भी करो। सब मैं ही बता दूं तुमको, सब मैं ही बता दूं। देखो, ये इसमें से एक सवाल मैं उठाता हूं और कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाता हूं। वैसे ये जो सारे सवाल है ना, इन सवाल, ये सारे क्वेश्चन लगभग एक ही कॉन्सेप्ट पे हो जाएंगे। थोड़ा बहुत तुम्हें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा बेटा अपना, है ना। तो एक सवाल इससे उठाता हूं मैं और मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हूं। देखो, ये उसी पेज का एक सवाल है। क्या कह रहा है? एक साइकिल सवार 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? अ साइक्लर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 किलोमीटर इन 3 मिनट्स, व्हाट विल बी हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? अब देखो बेटा, हमने आपको 2 चीज बताई थी। अगर मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना हुआ तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर
किलोमीटर प्रति घंटे को, मैंने क्या बोला, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे, अगर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से गुणा करते हैं। यानी ये चीज तो हमको पता है कि भाई मीटर प्रति सेकंड एक तरफ हो, दूसरे तरफ अगर किलोमीटर प्रति घंटा हो, इन दोनों के बीच हमें कन्वर्जन करना है तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। 18/5 से गुणा करेंगे जब किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना होगा, 5/18 से गुणा करेंगे जब मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। यानी इन दोनों में कन्वर्जन तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इस तरह के सवाल आ जाए कि 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है 3 मिनट में, यानी अगर हम इसकी अगर स्पीड निकालें, बेटा आप सभी जानते हो कि स्पीड क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो स्पीड होता है। यानी कि स्पीड की वैल्यू, स्पीड हमारी यहां पे दूरी बटे चाल, ये फॉर्मूला हम सभी को पता है, दूरी बटे समय, यार मैं क्या ही बोल रहा हूं, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है बेटा, तो दूरी है 1.2 किलोमीटर की और समय है 3 मिनट का, तो हमने यहां पे लिखा दूरी जो है 1.2 किलोमीटर और समय हमारा है कितना है बेटा, 3 मिनट का समय है हमारा, यानी हमने समय को लिखा 3 मिनट। ठीक बात है। अच्छा जी, अब आपसे यह कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करो। अभी जो हमारी स्पीड आ रही है ना, वो जरा ध्यान से आप यूनिट्स को देखोगे तो ये किलोमीटर है, ये मिनट है, यानी अभी हमारी यूनिट क्या है, किलोमीटर प्रति मिनट। बात समझ रहे हो, ये यूनिट क्या है बेटा, किलोमीटर प्रति मिनट यूनिट है। आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में। कैसे करोगे समझो बात, किलोमीटर की जगह पे तो किलोमीटर ही रखना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो मिनट है ना, इस मिनट को आपको क्या करना है, घंटे में कन्वर्ट करना है। क्या करना है बेटा, घंटे में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आपको मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना हो बेटा, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना हो, याद रखो 1/60 से गुणा कर देते हैं या फिर 60 से भाग दे दो। जैसे मान लो कि आपके पास 15 मिनट है, इसको आपको घंटे में कन्वर्ट करना है बेटा, तो 15 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बोलो, 60 से भाग दे देंगे, 15/60 यानी कि 1/4 घंटे हो जाएंगे, है कि नहीं, 1/4 आवर्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब बच्चे, कहने का मतलब यह है कि मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग देते हैं 60 से भाग। बात समझ रहे हो, 60 से भाग देंगे। तो इस मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किलोमीटर ही रहेगा बेटा, तो 1.2 किलोमीटर इधर हमने रखना है। और अगर 3 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए अभी बताया क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, तो इंटू 1/60 कर दो, तो ये अब घंटा हो गया बेटा। अब ये जो मिनट था घंटे में बदल गया, क्योंकि हमने 60 से भाग दे दिया इधर। ठीक है, 3 से काटा तो नीचे 20 आ जाएगा, देखना इधर 3 से काटा तो इधर 20 आ जाएगा। और चूंकि ये अब किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, अब इसकी चिंता छोड़ दो, यानी अब यूनिट ठीक है, मतलब हमें जो चाहिए था वही यूनिट हमें मिल गया है, तो इसकी चिंता तो अब बेटा छोड़ दो। 1/1.2 अपॉन 1/20, यानी कि 1.2 अपॉन 1/20। ठीक है, ये चीज आपको देखनी है। तो ये चीज देखो 1/20 है, इसको पलट दोगे तो 1/1.2 इंटू ये 20 हो जाएगा, तो फाइनल आपका आंसर आएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। ये आ रहा बेटा समझ में, ये दिख रहा है आपको, 24 किलोमीटर प्रति घंटे हमारा आंसर आ गया। कैसे आया बात समझे, कि अगर आपको नॉर्मल होता कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, आराम से बदल लोगे, 18/5 से गुणा करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, आराम से बदल लोगे, 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे वो कहानी नहीं है। यहां पे क्या है कि किलोमीटर प्रति मिनट को आपको चेंज करना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मिनट को घंटे में बदल लो, 1/60 से गुणा कर दो, और किलोमीटर का किलोमीटर में ही रहने दो, जीव का तू रहने दो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं हमें। ठीक है, सो यू गॉट इट। आई थिंक बेटा ये समझ में आ रहा होगा आपको। चलो ठीक है, तो आज के कॉन्सेप्ट को यहीं तक रहने देते हैं। टेलीग्राम में और भी डाउट्स मैं आपके लेता रहूंगा, जुड़े रहना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा अगर अभी तक किया नहीं है। दूसरी बात आपको बता दूं कि नवोदय अल्फा बैच, जो कि बैच 2 हमारा लॉन्च हो रहा है, बैच 2 की अगर मैं बात करूं तो ये 15 मई से लॉन्च हो रहा है। 15 मई के पहले पहले अगर आप इनरोल करते हो तो 1999 नहीं, ये आपको फीस पड़ेगा 1799, 1.5 साल के लिए ये फीस है, मतलब 100 रुपये महीने से भी कम। ठीक, बाकी
And Sainik Alpha, if you're preparing for Sainik School Entrance Examination, AISSEE, you can enroll in the Sainik Alpha batch. We are running the Sainik Alpha batch to prepare students for Sainik School Entrance Examination who are targeting for 2024 examination. तो अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो सैनिक अल्फा बैच में एनरोल कर लें। सैनिक की तैयारी कर रहे हैं तो नवोदय की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नवोदय अल्फा बैच में एनरोल कर लें अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी नवोदय के अलावा हम नवोदय के लिए ही हमारा अर्जुन बैच है जो कि रिकॉर्डेड बैच है, तो ये एक साथ आपको कंप्लीट एक्सेस पूरे कोर्स का मिल जाएगा। मॉक टेस्ट की सीरीज वगैरह भी हमारे पास, तो एक बार इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। जैसे आपको बैच के बारे में जानकारी चाहिए, टेस्ट सीरीज के बारे में, किसी भी जानकारी के लिए आप हमें 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।